नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी.के. माहेश्वरी बोले, बेंच और बार रख के दो पहिए। सीएम ने कहा, बस्तर में शांति और नक्सलवाद पर सरकार का फोकस। विद्या भारती महाविद्यालय भवन का उद्घाटन, छात्र अलंकरण व प्रांतीय संस्कृति महोत्सव में मुख्यमंत्री हुए शामिल। गरबा डांडिया की चमक में छिप रहा छत्तीसगढ़ का सुआ नाच, नवरात्रि में बाहरी रंग का बढ़ता प्रभाव। सरकंडा मुक्ति धाम में मां कालरात्रि की अनोखी आराधना, राग और चिताओं के बीच गूंजे जयकारे। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायविद इस मौके पर मौजूद रहे। बिलासपुर के हाईकोर्ट परिसर में शनिवार को ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और अन्य न्यायमूर्तिगण भी मंचासीन हुए। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट की लकड़ी से बनी सुंदर प्रतिमूर्ति भेंट कर किया गया। यह प्रतिकृति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की गौरवपूर्ण विरासत और परंपरा का प्रतीक बनी। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय की इमारत नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई और कहा कि बेल के लिए लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ समर्थवानों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। उन्होंने न्यायपालिका को बदनामी से बचाने और मोटिवेटेड PIL पर सख्ती बरतने की बात भी कही। फिर ग्रैंडफादर ने हमको बोला, तुमने स्कूल लीड कर दिया। हम बोले हाँ लीड कर दिया। लेकिन क्योंकि हम बोले ये जो हम इतना टाइम नहीं दे सकते और हम पैसा भी नहीं दे सकते, बिकॉज आई एम अर्निंग लिटिल। वो बोला ठीक है, लेकिन हम लोग को जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए। ये जो जमीन का राइट है वो लोग सेल करना हमारा है, तो हमारा राइट के लिए ही फाइट करना चाहिए। बहुत बाद में हमको ये महसूस हुआ जब पीपल फाइट फॉर देयर राइट। और अभी क्या है ना, डिले बहुत होता है जस्टिस। इसमें बेंच को भी सोचना चाहिए। जस्टिस डिले मीन्स डिनाई। वो जो ट्रस्ट है ना जुडिशियरी में, वो ट्रस्ट को बरकरार रखना है। बाद में हम बोला उस समय तो हम पॉलिटिशियन, हम बोला हम लोग तो बदनामी है, पॉलिटिशियन है बदनामी, लेकिन आप लोग बस करेंगे, जुडिशियरी बस करेंगे, क्योंकि लोग आप लोग को ऊपर देख रहे हैं। अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, आई डोंट नो लॉ, बट एज आई रेड फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई नो कितना परसेंटेज लॉ का केस आता है, परसेंटेज कितना है लॉ किया जाता है, उसमें लॉ का परसेंटेज कितना है। और पीआई डालने का भी एक फैशन हो गया। पीआई का देखना चाहिए इसमें लॉ पॉइंट कितना है, कितना परसेंटेज का लॉ है, कितना लोगों का हित के लिए पीआई क्या है। तो जस्टिस के लिए जो लोग फाइट करते हैं, हम लोग सोचते हैं पागल है, कभी हम लोग बोलते हैं ना ये 100 रुपये के लिए फाइट कर रहा है। इकोनॉमिक जो काउंटिंग है उसमें जस्टिस में नहीं आता, बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ राइट इज देयर, द क्वेश्चन ऑफ राइट इज
इसका जो कंटेंट है उसको देखते, यहाँ से न्याय मिला है क्या नहीं है वो देखते। वो जो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, इससे कोई फर्क नहीं। आज जो देखा जाता है बार एंड बेंच जो है, दो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल। वी हैव टेकन दिस जुडिशियल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश because we have a democratic country where we have accepted the Western style of governance. Though our democracy prevailed long back in Baswar days, 1300 section. Bench को देखना है, truth को unveil करना है। और जो fraternity बार का मेंबर्स है, लॉयर्स है, उसका दायित्व क्लाइंट के लिए है। उस पर क्या सत्य है, सत्य को निकालना बेंच का। लॉयर का क्या काम है? लॉयर का डिसेक्शन। लेकिन आजकल देखा जाता है मीडिया ट्रायल के कारण से लोअर जो कोर्ट है वो दौड़ता है, सीजीएम, डिस्ट्रिक्ट जज, वो बेल नहीं देता। बेल देने के लिए बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। हाईकोर्ट के 25 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया गया। इसमें हाईकोर्ट के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की झलक दिखाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जजों को बस्तर संभाग का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से उनका आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं। आने वाले 25 साल की योजना में सबकी भागीदारी जरूरी है। रजत जयंती मना रहा है और यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। मैं इन सभी शुभ अवसरों का आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विरासत की नगरी को एक नई पहचान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी है। संवैधानिक संस्थाओं की विशेष भूमिका होगी। त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय व्यवस्था ने अनेक आदर्श उदाहरण स्थापित किए। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें। बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले भव्य चित्रकूट जलप्रपात और 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तो इस अवसर से नहीं चूके, ऐसा मेरा आग्रह होगा। आप सभी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। यदि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे और धान मुझे ऐसा माना जाता है कि हर जितने भी धान्य हैं उस सब में महत्वपूर्ण है और धान नहीं हो तो आप मान लीजिए आपका आहार पूर्ण नहीं होता है। धरती है जो आपके पूर्ण आहार की ओर ले जाती थी। सबसे पहले उस पृथ्वी को नमन। दूसरा, 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मैं ग्वालियर वकालत करता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं बिलासपुर में एक ऑफिस करूं और जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर थे उनकी सिस्टर रायपुर में थी। उसने बोला भैया आप इधर आइए। मैंने कहा यहाँ फुर्सत नहीं है, वहाँ कैसे करूँगा। मैं रायपुर देखने आया, बिलासपुर आया। मुनीम जी मेरी तरफ देख रहे हैं बड़े गौर से, ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सही बात है।
चांस की बात है कि बार काउंसिल का इलेक्शन आ गया और मेरे पास रीऑर्गेनाइजेशन के 2000 से ऊपर केसेस थे और मैं फंस गया। एनीवे, बार काउंसिल का चुनाव हो गया, फिर मैं जज बन गया मध्य प्रदेश। ये शुरुआत थी, भाव था छत्तीसगढ़ के प्रति अच्छा सोच, अच्छा करना। इस मौके पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले 25 सालों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। लंबित मामलों में कमी आई है और न्यायपालिका की आधारभूत संरचना भी मजबूत हुई है। चीफ जस्टिस ने सभी से मिलकर अगले 25 साल के लिए नई दिशा तय करने की अपील की। इस विषय में महाधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि 25 साल की उपलब्धियों में पहले हाई कोर्ट एक स्कूल में चलता था, जो आज एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है। आज 25 साल रजत जयंती वर्ष मनाया गया उच्च न्यायालय बिलासपुर का। आज हमारे महामहिम गवर्नर साहब उपस्थित थे, सीएम साहब उपस्थित थे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स उपस्थित थे, साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उपस्थित थे और इस तरीके से वो 25 साल का जो कार्यक्रम है रजत जयंती वर्ष वो मनाया गया। 25 सालों में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, इन 25 सालों में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले एक स्कूल बिल्डिंग में ये हाई कोर्ट चलता था और हाई कोर्ट वहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो आज आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो एरिया है हाई कोर्ट का इंडिया में, वो छत्तीसगढ़ में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, डिजिटल यूज़ हो, सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। पेंडेंसी के मामले से कितना कवर किया हाई कोर्ट ने? पिछले 2-3 सालों में तो 60% की कमी आ गई है, पेंडेंसी में कवरेज हो गया है। और इसके साथ ही आप ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ पेंडेंसी नहीं, बहुत सारे जनहित के मामले हैं जो माननीय उच्च न्यायालय सू मोटो लेती है और आप लोगों ने उसका असर भी देखा होगा कि सू मोटो लेने के कारण बहुत से ऐसे जनहित के मामले हैं जिसको लेने के कारण काफ़ी आम जनता को काफ़ी फायदा होता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रजत जयंती सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि 25 साल की उपलब्धियों और आने वाले वर्षों की नई दिशा तय करने का अवसर भी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य की न्यायपालिका आम लोगों तक तेज और निष्पक्ष न्याय पहुंचाने में और बड़ी भूमिका निभाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन और रिटायरमेंट लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगना और धोखाधड़ी करना केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी आपसी समझौते के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलासपुर के एक मामले में एक सरकारी क्लर्क और अधिकारी पर मृतक शिक्षक की विधवा से पेंशन, ग्रेच्युटी व लाभों की प्रक्रिया तेज करने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगने और फिर धोखाधड़ी कर 2,80,000 रुपए वसूलने का आरोप है, जबकि पीड़िता की पेंशन अब तक लंबित है। महिला की शिकायत पर 20 जून 2025 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद आरोपी ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दी कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि यह अपराध व्यवस्था में भ्रष्टाचार का हिस्सा है, जिसकी जांच जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में समझौतों के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका असर व्यापक रूप से समाज और न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। ग्रैंड न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने गरबा आयोजनों पर टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन के गंभीर मामले को जिस तरह उजागर किया, उसका तगड़ा असर अब साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही जीएसटी विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है और जिन आयोजकों को पहले नोटिस थमाया गया था, अब उनसे हर एक लेन देन का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। करुणा ग्रुप और कांग्रेस नेता आशीष अवस्थी जैसे बड़े आयोजकों से आय, व्यय, जीएसटी रिटर्न और टिकट बिक्री का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है। विभाग ने साफ संकेत दिया है कि सिर्फ नोटिस ही नहीं, अब फुल स्क्रूटनी
और पेनल्टी प्रोसेस शुरू हो चुका है। ग्रैंड न्यूज की खबर के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड सहित जिन स्थानों पर देर रात तक लाउड स्पीकर और अश्लील गानों की शिकायतें मिल रही थी, वहां जांच टीम भेजी गई है। कई आयोजकों को मौखिक चेतावनी दी गई है और अगर ध्वनि प्रदूषण या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रम जारी रहे तो आयोजन की अनुमति रद्द की जा सकती है। यह भी सामने आया है कि कई आयोजक अब हड़बड़ी में जीएसटी पंजीकरण करवाने और पुराने बिल संभालने में जुटे हैं। विभाग ने साफ कहा है कि गरबा कोई छूट वाला धार्मिक आयोजन नहीं रहा, यह अब करोड़ों का कमर्शियल कारोबार बन चुका है और टैक्स नियमों का पालन हर हाल में अनिवार्य है। गुजरात की तरह बिलासपुर में भी अब वही मॉडल लागू हो रहा है, जिसमें व्यावसायिक गरबा आयोजकों पर 18% तक जीएसटी वसूला जाएगा। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट ने न केवल टैक्स चोरी की पोल खोली, बल्कि प्रशासन को एक्शन के लिए मजबूर कर दिया है। जलसा डांडिया को हम नोटिस दिया है, वहां से हमने जानकारी मंगा है। जानकारी आ जाने के बाद हम वैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, टैक्सेशन करेंगे और वसूलेंगे जीएसटी। नहीं, हम ऐसा नहीं है, छोटे व्यापारी नहीं, बराबर जो वैधानिक कार्रवाई है उसके ऊपर भी करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरस्वती शिशु मंदिर कोनी स्कूल प्रांगण में नवनिर्मित सरस्वती महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। वह विद्या भारती द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह में प्रदेश के 33 जिलों के सरस्वती स्कूलों से चयनित 24 मेधावी छात्र छात्राओं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सरस्वती स्कूल परिसर कोनी में नवनिर्मित सरस्वती महाविद्यालय भवन का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित सभी अतिथियों ने लोकार्पण किया। सरस्वती स्कूल परिसर के लखीराम सभा भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिलों के 24 प्रतिभावान छात्र छात्राओं व विभिन्न सांस्कृतिक व खेल महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरस्वती स्कूल के सैकड़ों प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं अपनी मेहनत, अनुशासन और संस्कार से प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथ ही विद्यालय का यह नया भवन शिक्षा और ज्ञान के विस्तार का प्रतीक है, जो समाज को नई दिशा देगा। श्री साय ने कहा कि सरस्वती महाविद्यालय ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एवं इसरो बेंगलुरु से MOU किए हैं, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं तकनीकी क्षेत्र में अवसर मिलेंगे। बिलासपुर कोनी में आज शिशु मंदिर महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। अब हमारे बेटा बेटियों को 12वीं पास करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए शिशु मंदिर का महाविद्यालय उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनको शिक्षा भी मिलेगी। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर भी प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, हाईटेक लाइब्रेरी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे दृढ़ संकल्प और परिश्रम के साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि विद्या भारती शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम कर रही है। उन्होंने विद्या भारती संस्था द्वारा ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति को सहेजने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आज महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छात्र अलंकरण समारोह
और इसमें जो प्रतिभागी हैं, विजेता हैं, उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री देव नारायण ने विद्या भारती के सिद्धांतों, विचारधारा और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती संस्थान द्वारा अब 3 महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है और 7 प्रकल्प हैं और ग्राम भारती में 1100 से अधिक विद्यालय हैं। इन संस्थानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे योग्य बच्चों का निर्माण हो रहा है। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए सरस्वती संस्थान के आचार्य और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मां महामाया देवी मंदिर रतनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। दर्शन के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। पूजा अर्चना के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय पत्रकारों से भेंट की। पत्रकारों ने उन्हें रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। बताया गया कि वर्षों से यहां डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। साथ ही प्रसूति सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सीएचसी में नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा लाभ स्थानीय नर्सिंग होम के डॉक्टर उठा रहे हैं। इन समस्याओं पर गंभीरता से सुनते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि वे मामले को संज्ञान में लेकर जल्द ही आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और मरीजों को निजी संस्थानों पर निर्भर न होना पड़े। लगातार यहाँ इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी भी संभव हो सक रहा है। हम ऑपरेशन थिएटर भी बनवाए हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति भी किए हैं और अभी मां महामाया जी के इनके प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण अभियान को लेकर एक हेल्थ कैंप लगाया गया है जो पूरे नवरात्रि तक चलेगा और अभी तक 500 से ऊपर महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और इससे दूर दराज से आने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें हैं उनका भी विशेष रूप से स्क्रीनिंग चल रहा है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे सामान्य बीमारी को लेकर आते हैं और यहाँ जो भी भीड़ भाड़ में आकस्मिक रूप से जो घटनाएं हो जाती हैं उन सब के लिए यहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है। ठीक है, उसको मैं चूँकि अभी संज्ञान में आया है और हमने तो आप लोगों की डिमांड पर ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब रेडी कराकर सिजेरियन ऑपरेशन चालू करा दिया था। किन कारणों से बंद है उसको मैं देखवाता हूँ जल्दी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सबसे पहले तो माता महामाया से मैं मांगा हूँ कि पूरे प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जिले के सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में इस समय त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन यह परीक्षा अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। 22 सितंबर से शुरू हुई यह तिमाही परीक्षा 27 सितंबर तक चलेगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने इसके लिए केवल समय सारणी जारी की है। सवाल यह है, इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। स्थिति यह है कि शिक्षक सीजी पोर्टल से प्रश्न पत्र डाउनलोड करके उन्हें स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। छात्र छात्राओं को इन्हीं प्रश्नों को देखकर अपने उत्तर कॉपी में लिखकर जमा करने पड़ रहे हैं। इससे पढ़ाई और परीक्षा दोनों का स्तर गिरता दिख रहा है। शिक्षक भी मान रहे हैं कि संसाधन की कमी के कारण ऐसा करना मजबूरी है। बच्चे भी कहते हैं जब प्रश्न पत्र ही नहीं मिलता तो पढ़ाई करने का उत्साह कम हो जाता है। जिले के सरकारी स्कूलों में यह तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। जरूरत है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस व्यवस्था को बेहतर बनाकर बच्चों को सही परीक्षा का माहौल उपलब्ध कराए। सही है, क्योंकि 1 से 8 तक के आरटी लागू है, राइट टू एजुकेशन है। हो सकता है उनके पास संसाधन की कमी हो जिसके कारण वो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को जिला स्तर से प्रोवाइड कराया गया है और निर्देश दिया गया है कि कॉपी उत्तर पुस्तिका जो है वो उपलब्ध कराएं, बच्चों से लिखवाएं। हो सकता है इसमें तिमाही की परीक्षा में कम प्रश्न रहता है तो उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके बताया जा रहा होगा। अर्धवार्षिक के समय देखेंगे, शासन से हमको अभी इस तरह का किसी प्रकार का परीक्षा के नाम से एड नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। तखतपुर
थाना की लापरवाही इन दिनों राहगीरों और सब्जी बेचने वालों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। थाना परिसर में पर्याप्त जगह मौजूद होने के बावजूद जब्त की गई हाईवा गाड़ियां महीनों से थाना गेट के बाहर सड़क पर ही खड़ी कर दी गई हैं। इससे वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों और खासकर सब्जी बेचने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद ना तो पूर्व थाना प्रभारी और ना ही वर्तमान स्टाफ ने कोई कदम उठाया है। हालात ये है कि गाड़ियां कैमरों की निगरानी से भी बाहर हो गई हैं, जिसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व आए दिन उनके पार्ट्स चोरी कर ले जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बिलासपुर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का थाना में लगातार आना जाना होता है, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है। क्या प्रदेश अपनी लोक संस्कृति से दूर होता जा रहा है? पारंपरिक सुआ नृत्य जो दीपावली से पहले देवारी पर्व पर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, अब मंचों से नदारत है। यह नाच चावल से भरे सुपले के चारों ओर घेरा बनाकर सुआ यानी तोते की कहानियों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करने का एक लोक कला है, जिसे कभी सामाजिक संवाद और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन और क्यों इसे हाशिए पर डाल रहा है। गरबा डांडिया के चमकदार आयोजनों के बीच क्या छत्तीसगढ़ की अपनी परंपरा दम तोड़ रही है? सुआ नाच सिर्फ एक नृत्य नहीं था, ये था छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा वो लोकगीत जिसमें महिलाएं भावनाओं को गीतों में पिरोकर अपनी कहानियां और संदेश सुनाती थीं। चावल से भरे सूपले को केंद्र में रखकर समूह में घेरा बनाकर महिलाएं जब सुआ के रूप में गीत गाती थी तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था, वह होता था संवाद, श्रद्धा और समाज का आईना। दीपावली से पूर्व देवारी पर्व पर इस नृत्य का आयोजन समृद्धि और सौभाग्य की कामना के साथ होता था, लेकिन आज वही सुआ नाच जिसकी ताल पर गांवों की चौपालें गूंजा करती थी, शहरों के शोर में कहीं खो गया है। ये सिर्फ एक परंपरा का पतन नहीं, हमारी पहचान का लोप है। गरबा और डांडिया जो गुजरात की सांस्कृतिक थाती है, आज छत्तीसगढ़ के हर गली मोहल्ले में ट्रेंड बन चुके हैं। आयोजनों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़े बड़े क्लब, ब्रांडेड स्पॉन्सर, ग्लैमर से लबालब मंच और सोशल मीडिया के लिए रेडी लाइटिंग। लेकिन इस जगह चौंद में कोई नहीं पूछता कि हमारी संस्कृति कहाँ है। नवरात्रि में अब पारंपरिक भक्ति की जगह डीजे की धुन पर झूमते लोग दिखाई देते हैं। जो त्योहार आत्मशुद्धि का प्रतीक हुआ करता था, वह अब प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन चुका है। और जो अपनी धरती की परंपरा थी, वह मंच तलाश रही है। कभी गांव की गलियों में गूंजते थे सुआ के गीत, जहां महिलाएं घर घर जाकर अपनी संस्कृति का संदेश लेकर आती थी। हर घर में गीत होता था, हर आंगन में ताल। लेकिन आज गांव में भी वो तस्वीर धुंधली हो गई है। जो सुआ नाच कभी सामाजिक एकता, भाईचारे और समर्पण का प्रतीक था, अब वो सिर्फ त्योहारों की रस्म बन गया है। अब तो शहरों में सुआ नाच का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। जो लोक नृत्य कभी जनमानस की आवाज थी, वो अब फैशन के बाहर माना जाता है।
दिखावे के इस युग में सादगी और परंपरा को पिछड़ा समझा जाता है। क्या यही है हमारी सांस्कृतिक प्रगति? सरकार की योजनाओं में संस्कृति को बढ़ावा देने की बात तो होती है, लेकिन उन सूचियों में छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य कितने दिखते हैं? गरबा, डांडिया नाइट्स के लिए पुलिस सुरक्षा से लेकर आयोजन स्थल की अनुमति तक सब कुछ आसान है, जबकि सुआ नाच जैसे आयोजनों के लिए न मंच मिलता है, न फंड, न कोई जागरूकता अभियान, न कोई प्रशिक्षण केंद्र। स्कूलों में डांडिया सिखाया जाता है, पर सुआ नाच पर एक पाठ भी नहीं। सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में ही अगर छत्तीसगढ़ी परंपरा को नजरअंदाज किया जाएगा तो क्या यह खुद अपनी संस्कृति से विश्वासघात नहीं है? गोंडवाना समाज के सुभाष परते ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में स्वाभिमान की कमी अपने परंपरा की नहीं, दूसरे जगहों की परंपरा की मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, बाहर की परंपराओं का दिखावा करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ की परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी धार्मिक त्योहार परंपराओं से जुड़े हैं, जिसका छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए। तो वहीं समाज सेवक अनिल तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की त्योहार परंपराओं पर आधारित रहा है। नवरात्रि पर्व, जिसे साधना का पर्व कहा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा की जरूरत नहीं थी। जिस घर में 9 दिन तक ज्योत जलाया जाता था, जिस घर में 9 दिन जसगीत गाया जाता था, वह घर खुद ब खुद एक मंदिर बन जाता था। लेकिन आज बाजारवाद हो रहा है, संस्कृति और परंपरा खत्म होती जा रही है। आने वाली पीढ़ी को ये निराशा की गर्त में ले जाएगा। छत्तीसगढ़ को मिनी इंडिया कहते हैं और भारत देश में छत्तीसगढ़ के लोगों में स्वाभिमान की बहुत कमी है। अपने चीजों को मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, बाहर की चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और हमारा भी कोई भी जो भी हमारे लोक नृत्य हैं, ये हर त्योहारों से जुड़ा हुआ है। कभी भी इसका आयोजन नहीं किया जा सकता। जैसे सुआ होता है, जो वो एक जो गौरी गौरव विवाह के समय का आयोजन होता है, निमंत्रण के लिए गांव में हमारी मातृशक्तियां, हमारी बहनें इस बड़े लोक पारंपरिक तरीके से करते हैं। तो हमारे आयोजन बहुत धार्मिक जुड़े हुए हैं और ये दिखावे का वस्तु नहीं है। फिर भी अपने स्टेट में रहते हैं तो गर्व करना चाहिए, अपने चीजों को अच्छे से दर्शाना चाहिए, उसकी कला को निखारना चाहिए। बाकी क्या है, छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। हमारे लोग भी नकल पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं, इस कारण से इस टाइप के आयोजन हो रहे हैं। हमारे जितने 30 त्योहार हैं परंपराओं पर आधारित रहे, पर बाजारवाद ने आज की तारीख पर सारे 30 त्योहारों को हमारे ख़त्म कर दिया है। मनोरंजन उद्देश्य हो गया, मूल उद्देश्य जो है आज की तारीख में सारे 30 त्योहारों का मनोरंजन हो गया है। नवरात्रि पर्व जो कि साधना का पर्व कहलाता था, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस की आवश्यकता नहीं थी, साधना रहता था आदमी। सुआ नृत्य हो गया, दिवाली की शुरुआत के समय का सुआ नृत्य होता, कर्मा नृत्य हो गया, जसगीत 9 दिन जब जसगीत बजता रहता था, जिस घर में देवी का दीपक ज्योत जलाई जाती थी, अपने आप वह घर मंदिर बन जाया करता था। लोग निकलते थे, अपने आप वहाँ पर नमन करते हुए निकलते थे। परंतु इस बाजारवाद ने हमारी इस बहुत अच्छी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी सभ्यता को पूरी तौर पर नष्ट कर दिया है। आज जब हर तरफ बाहरी परंपराएं ग्लैमर के चश्मे से दिखाई जा रही हैं, तब छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति किनारे बैठी है, इंतजार में कि कोई फिर से उसे आवाज देगा। यह सिर्फ सांस्कृतिक सवाल नहीं है, यह पहचान का सवाल है। जब एक पीढ़ी अपनी परंपरा को नहीं सिखाएगी तो अगली पीढ़ी उसे कैसे पहचानेगी? अगर आज हम नहीं चेते तो कल बच्चों को ये तक नहीं पता होगा कि सुआ नाच कोई नृत्य नहीं, एक जीवित लोक संस्कृति थी, जिसमें माँ, बेटी, बहन सब मिलकर गीतों के जरिए एक साथ जीती थी। अब नहीं संभाले तो ये सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा और इतिहास कभी लौट कर नहीं आता। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार ने कई बार आदेश दिए हैं, सड़कों पर एक भी आवारा मवेशी नहीं दिखना चाहिए।
सभी अफसरों और जनप्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। बिलासपुर जिले के नगर पालिका परिषद बोदरी की सड़कों पर आज भी मवेशियों का आतंक साफ दिखाई देता है। बोदरी के मुख्य मार्ग, एयरपोर्ट रोड, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज, हर जगह मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। सड़क के बीच बैठे आवारा मवेशी हर रोज किसी न किसी दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। इससे आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट के आदेशों और मुख्यमंत्री की चेतावनी के बावजूद नगरपालिका प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी और कर्मचारी कागजों में योजनाएं बनाते हैं, लेकिन मैदान में अमल नहीं दिखाई देता। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कोई बड़ा नेता या मंत्री दौरे पर आता है तो प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है और मवेशियों को हटा देता है, लेकिन जैसे ही दौरा खत्म होता है सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है। भविष्य के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि सबसे पहले तो ये पहले ग्राम पंचायत बोदरी थी। जब ग्राम पंचायत बोदरी थी तो यहाँ की जनसंख्या छोटी थी, अब जनसंख्या हो गई है ज़्यादा। उसके बाद किसानों के परिवार भी बढ़ते गए तो उन्होंने अपने कोठारों को मकानों में तब्दील कर दिया। गाय रखने के लिए उनके पास जगह बची नहीं तो उन्होंने गायों को ढिल्ला छोड़ दिया, शहर की तरफ रवाना कर दिए। अब वो गाय जाए कहाँ, शहरों में घूम रही है। इस तरह से जिस तरह से इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे गाय लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंसान तो अपने लिए गवर्नमेंट से आवास का मकान लेकर के आवास बना के रहने लगता है, लेकिन इनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किस प्रकार की समस्या ये है, अगर ग्राम पंचायत के समय में जिस तरह से कांजी हाउस हुआ करता था उसी तरह से अब नगर में भी न इनके लिए कांजी हाउस होना चाहिए, गोठान बनाना चाहिए। इनको रहने के लिए, रखने के लिए व्यवस्थित जगह बनानी चाहिए, खोजना चाहिए सरकार को। और सरकार अगर जैसे हाईकोर्ट भी संज्ञान में लिया है तो हाईकोर्ट संज्ञान सरकार को यही बोलेगी इनकी व्यवस्था करो। तो मेरे मतलब ये है कहने का कि जब तक इनके लिए 4-5 एकड़ का गोठान नहीं बनाते, उनको व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं इनसे टकरा कर इंसान भी मरेगा और इंसान की ठोकर से गायें भी मरती रहती है। इस मामले में जब नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी नगर निगम पर डाल दी। उनका कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी अपने सभी काम छोड़कर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इसके बावजूद कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जनता का कहना है कि सरकार को इस पर तुरंत ठोस कदम उठाना चाहिए। मवेशियों को शेल्टर होम में रखा जाए, पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई जाए और रोजाना निगरानी हो, तभी सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों को राहत मिलेगी। नगर पालिका परिषद बोदरी में काफी गाय इधर उधर घूम रही है और आए दिन एक्सीडेंट होता है। जैसे कल ही एक्सीडेंट हो गया था तो ओवरब्रिज के पास, तो क्या उपाय किया जा रहा है इसके लिए? हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रही है, क्या बोलेंगे इस संबंध में? हमारे यहाँ कर्मचारी के अभाव है, बहुत कर्मचारी कम है हम लोग के यहाँ, और अधिकतर कर्मचारी गाय भगाने में ही लगे हुए हैं। रायपुर रोड में सकरभाठा मार्केट तरफ लगे हुए हैं और कुछ गाय तो अपना बोदी रोड पे बैठे की तरफ सीमा मैडम को ध्यान नहीं गया है। हमने मैडम सीमा मैडम को भी अवगत करा दिया है कि बोदी रोड पर भी रोड किनारे रोड पर गाय बैठे रहते हैं मैडम, उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है करके। तो अभी इसके लिए कोई गौठान को है यहाँ का रंगीन गौठान कहीं है तो कहाँ लेके जाया जा रहा है? गाय को पकड़ा जा रहा है कि केवल भगाया जा रहा है? नहीं, भगाया जा रहा है। अभी तो पकड़ के ले जाने जा रहा है, भगाया जा रहा है। स्थायी जगह भी कहीं रखा नहीं जा रहा है? स्थायी जगह भी रखा जा रहा है। कभी कोई स्थायी इसका बंदोबस्त नहीं किया गया है? नहीं, अभी तो नगर पालिका तरफ से मेरे को जानकारी नहीं है स्थायी बंदोबस्त जो है, मेरे को जानकारी नहीं है। नगर पालिका एरिया के लगभग सभी में, मुख्य रोड में, रायपुर रोड में, हाई कोर्ट के पास सब जगह जानवर, पशु, गाय बैठे हुए हैं, जिनके लिए अभी आज मुख्यमंत्री जी का प्रवास हमारे यहाँ हाई कोर्ट में था, जिसके लिए पिछले 2-3 दिन से दिन रात हमारे सीएमओ, इंजीनियर घर तक नहीं गए, दिन रात जग के सुबह शाम, आज भी सवेरे 5 बजे 6 बजे से फील्ड में रहे और मवेशियों को हटाने का काम करते रहे। अधिकारियों द्वारा बहुत मेहनत की जाती है, इसमें उनको कहीं दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, नगर निगम बिलासपुर से हमको बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता। यहाँ आप जितने भी देखेंगे गाड़ियाँ लगी हुई है, सब हमारे नगर पंचायत बोदरी की है। जितने कर्मचारी आपको मेन रोड में गाय काटते मिलेंगे, सब नगर पंचायत बोदरी के हैं।
तो हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत मेहनत किया जाता है, मगर नगर निगम बिलासपुर द्वारा बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता, इसलिए हाई कोर्ट के आसपास जाए नहीं हो पाती। मोहल्ले में देखा जा रहा है कि मार्केट में गाय देखा जा रहा है, कई एक्सीडेंट भी हो रही है, जैसे खासकर देखा जाता है आपके ओवर भी बहुत एक्सीडेंट हो रही, हर हफ्ता में 2-3 एक्सीडेंट हो जाती है, लोग जा रहे हैं। क्या हमारे इंजीनियर सीएमओ साहब लोग मेन रोड में गाय को भगाने जाते हैं तो वो लोग मोहल्ले में घुस जाती है, तो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगी। ऐसी तो गाय मालिकों को चेतावनी नहीं, हमारी सीएमओ मैडम तो घर घर जाके गाय मालिकों को चेतावनी दे के आई है। तो क्या क्यों ऐसे समस्या बनी हुई है, कब निराकरण हो सकता है, क्या उपाय किया जाए? नगर निगम से सहयोग नहीं मिल रहा है, नगर निगम बिलासपुर से सहयोग मिलेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। क्या सहयोग की अपेक्षा चाहते हैं? देखिए नगर पालिका बोर्ड एक छोटी संस्था है, यहाँ पे उतने साधन नहीं है, उतने कर्मचारी नहीं है और अधिकारी भी हमारे हर 2 इंजीनियर के पोस्ट है मगर 1 इंजीनियर है, तो उतना काम नहीं हो पाता है। तो नगर निगम से बहुत बड़ा निकाय है तो उससे सहयोग की अपेक्षा है। तो यहाँ की गौखान का भी व्यवस्था बनाया है, सीएमओ इंजीनियर लोग प्रयास कर रहे हैं मगर अभी तक हुआ नहीं। हाईकोर्ट के आदेशों और मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद बोदरी में मवेशियों का आतंक खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है आखिर प्रशासन कब जागेगा और सड़क को सच में सुरक्षित बनाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतीय कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौक के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 छोटे खैया पारा स्थित ऊपर पारा में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां तड़के करीब 5:45 पर 2 अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने किराए के मकान में सो रही मां सतरूपा श्रीवास और उनकी बेटी वृषपति पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों मां बेटी रोज की तरह रात को भोजन के बाद सो गई थी, लेकिन सुबह जैसे ही घर का पिछला दरवाजा खुला, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अचानक सतरूपा पर हमला बोल दिया। हमले की आवाज सुनकर जब बेटी वृषपति दौड़कर मां को बचाने आई तो उस पर भी बेरहमी से वार किया गया। हमलावरों ने दोनों को मृत समझकर वहां से फरार हो गए। पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर घर में प्रवेश कर तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों को मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया। कोटा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 पुरानी बस्ती में 24 और 25 सितंबर की रात चोरी की एक बड़ी वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। रियल एस्टेट कारोबारी अरमान कुरैशी के घर में घुसे अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में उस समय वारदात को अंजाम दिया जब परिवार गहरी नींद में सो रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अरमान और उनके परिजन रात करीब 12 से 1 बजे के बीच खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो गए थे। सुबह जब अरमान की पत्नी उठकर दरवाजा खोलने लगी तो दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद वह पीछे के रास्ते नीचे पहुंची। देखा कि सास के कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था और अलमारी से नकदी समेत लाखों के सोने चांदी के जेवरात गायब थे। चोरी गए सामान में लगभग 3,75,000 रुपए का नकद और सोने चांदी के आभूषण जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है शामिल है। चोर सोने के झुमके, हार, अंगूठी, चैन, कंगन के साथ ही चांदी की पायल, बिछिया, सिक्के और अन्य पुराने आभूषण भी ले गए। इसके अलावा घर से मकान और स्कूटी के कागजात भी चोरी हो गए हैं। घटना की शिकायत पर कोटा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305A और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और संदिग्धों से भी पूछताछ में जुट गई है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
जहां एक ओर चिताएं जलती हैं, राख उड़ती है, हर कोना मौन और भय का प्रतीक लगता है। लेकिन इस माहौल के बीच अगर आपके कानों में माता की जय जयकार गूंजे, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धा से मत्था टेकते नजर आए, तो समझ लीजिए यह कोई आम जगह नहीं है। यह है शमशान वासिनी मां कालरात्रि का दरबार। नवरात्रि के दिनों में जब शहर के मंदिरों में आरती गूंजती है, घंटे बजते हैं, ठीक उसी समय सरकंडा का यह मुक्ति धाम किसी तीर्थ से कम नहीं होता। फर्क बस इतना है कि यहाँ चिता की आग के बीच श्रद्धा की ज्योति जलती है। दिन ढलते ही जब शमशान में सन्नाटा छा जाता है, तब मां कालरात्रि के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और मां के चरणों में झुककर मानो मृत्यु से जीवन मांगते हैं। करीब 4 दशक पहले यह जगह वीरान और सुनसान था। न मंदिर था, न श्रद्धा, बस राख, चिता और सन्नाटा। यहाँ नगर निगम के चौकीदार सुखदेव शेंडे अपनी पत्नी और बेटे के साथ नवरात्र पर मां की पूजा किया करते थे। कहानी यहीं से शुरू होती है। जबलपुर से एक परिवार अपनी बेटी को लेकर यहाँ आया। बताया जाता है कि उस बच्ची पर प्रेत बाधा थी। बाबा सुखदेव ने झाड़ फूक की और आश्चर्यजनक घटना हुई। बच्ची के भीतर की आत्मा बोली, अब मैं यहीं वास करूंगी। बाबा ने शमशान की परिक्रमा कराई। अंत में वह आत्मा एक अकोल के पेड़ के नीचे जा बैठी। 3 दिन बाद बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौट गई। बाबा सुखदेव ने उसी जगह खुदाई कराई और वहीं से मां कालरात्रि की स्वयंभू प्रतिमा प्रकट हो गई। तब से यह शमशान श्रद्धा का धाम बन गया। यहाँ सुबह शाम पूजा होती है और नवरात्रि में तो यह पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। मां के मुख्य पुजारी सीताराम तिवारी बताते हैं, मां कालरात्रि अपने दरबार में आने वाले किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। नवरात्र के दिनों में यहाँ खास आयोजन होता है। एक तरफ चिताएं जल रही होती हैं, दूसरी तरफ भक्ति की लौ। यह अद्भुत संगम कहीं और नहीं मिलता। जहाँ कभी औरतें दिन में कदम रखने से भी डरती थीं, आज वही महिलाएं रात देर तक भजन करती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और अपनी संतानों की खुशहाली की मन्नत मांगती हैं। यहाँ से है कि माता जी की कृपा है, जो कि अब लोग डरते नहीं हैं, अब निश्चिंत होकर आते हैं यहाँ पर। माता जी यहाँ पर अपने मन से आई है और इसका इतिहास ये है कि पहले हमारे घर एक लड़की के रूप में आई थी। बोले कि हम यहीं आपके घर रहेंगे करके। तो ये माता जी हमारे पिताजी उस समय थे, आज से 40 साल पहले की बात है ये, और वो हमारे घर में रहने को तैयार हो गई थी। तो हमारे पिताजी बोले कि आप कहाँ रहेंगे माता जी, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, आप चलिए मैं जगह बतलाता हूँ आपको मैं, और जहाँ आप बोलेंगे वहीं आपको मैं स्थापित कर दूँगा। तो वो बच्ची यहाँ पूरा घूमी मसान में और घूमी और आके इस पेड़ में खड़ा हो गई नीचे में। जब खड़ा हो गई तो फिर वहाँ से वो शांत हो गई। कहा ठीक है माता जी, हमारे पिताजी बोले कि ठीक है माता जी, आप यहीं पे स्थापित हो जाइए और हम आपको प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे, आपको मूर्ति देके। तो यहीं पर वो स्थापित हो गई। फिर हम छोटा सा मंदिर बनाने की ये हम न्यों खोद रहे थे, तो माता जी यहीं से विराजमान। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वह जगह है जहां मृत्यु के गर्भ से जन्म हुआ मां के ऐसे रूप का जो स्वयं मृत्यु को मात दे देती है। चिता की राख से उठती आरती और गूंजते जयकारे इस बात का प्रमाण है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां शमशान भी तीर्थ बन जाता है। सरकंडा मुक्ति धाम की यह कथा बताती है कि धर्म और आस्था किसी एक जगह तक सीमित नहीं, वह वहीं प्रकट होती है जहां विश्वास होता है। नवरात्रि के इस पर्व पर जब अग्नि और भक्ति साथ जलते हैं, तब जन्म लेती है ऐसी परंपरा जो मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले का नगर पालिका परिषद बोदरी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सफाई व्यवस्था से लेकर जनता को हो रही परेशानियों तक हर मुद्दे पर मीडिया लगातार खबरें दिखा रही है। ऐसा ही ताजा मामला आज सामने आया है, जिसने पालिका प्रशासन की पोल खोल दी है। नगर पालिका परिषद बोदरी के ऑफिस के ठीक सामने एक व्यक्ति के घर के बाहर भारी मात्रा में मलबा डाल दिया गया है। इससे उस परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हर दिन उन्हें आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका कार्यालय के पास पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। बरसात या पाइपलाइन लीक होने पर पूरा इलाका पानी पानी हो जाता है। शिकायतें बार बार की गई, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
पीड़ित परिवार ने कई बार नगर पालिका को लिखित और मौखिक शिकायत दी, बावजूद इसके ना तो मलबा हटाया गया और ना ही पानी निकासी की व्यवस्था सुधारी गई। उल्टा हाल ही में और ज्यादा मलबा डाल दिया गया, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि तुरंत मलबा हटाया जाए और पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरत का मामला है। यहाँ इतना पानी भरा रहता है, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से ये लोग 2 महीने 4 महीने के लिए यहाँ पंचायत को अस्थायी रूप से किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग को आने जाने में इतना परेशानी है कि पूरा मलबा को डाले हुए हैं। आप खुद देख सकते हो, पैदल आने जाने का जगह नहीं है। बाइक कहाँ से आएगी, कहाँ से आना जाना करेंगे। आप यहाँ के नगर पालिका के सीएमओ मैडम बताएं या जो भी अधिकारी है उनको बोलो। कितना दिन हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमारा घर सन 2000 से बना हुआ है। यहाँ से उस समय से लेकर के अभी तक का यहाँ की स्थिति देख लीजिए आप कि क्या है और कैसे है। तो कहाँ पर सभी उपस्थित है आप? अभी मैं नगर पालिका कार्यालय आया हुआ हूँ। तो मुलाकात नहीं हुआ मैडम से। मैडम को बोलो, आश्वासन बस देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसमें क्या व्यवस्था किया जाएगा तो आपको राहत में? हमको राहत यही चाहिए कि हमको आने जाने का सुविधा होना चाहिए। यहाँ पानी भरा हुआ है, उसके लिए भी उसकी व्यवस्था कीजिए। और प्लस थोड़ा बहुत आने जाने का रास्ता था, आप खुद देख सकते हो, यहाँ मलबा ला के डाल दिए हैं। उस दिन बोल के मैं अपने जेसीबी से बोल के हटवाया था इसको, अब फिर से डाल दिए हैं। हमारा दुकान है, सामान आने जाने में आप खुद देख सकते हैं कैसे ले जा रहे हैं बच्चे लोग। बना 3 दिन मलमल डारिया बेटा ओलंग मात उलग बेटा कह के ट्रैक्टर वाला कहीं हाँ तब ले बर पे लाही उलट के अवगाय चली अब बरोबर कर दी तो ओलंग ला तो दत्का जो बोल डाल ला ओलंग कर दी। तो तुम्हार घर के जाए के सीधा रस्ते बंद कर दी? बंदे है भाई, का पानी अटक भरे है भाई। काल लड़का गिर गए, आओ गिर गए। अब स्कूल वाला लड़का ला ओलंग ले हमना 90 के लेगा थन तो हम गिरा थन। आए कहाँ जाए? हटाना चाहिए। हटाना चाहिए, बरोबर बनावे न जाए आए के रास्ता ला सुघर बनावे। बना थे तो अब अभी नहीं बना है तब तक अपन अगल बगल में खड़ा कर दे रहे, पूर्वा दे रहा है। बोदरी के लोग पूछ रहे हैं पालिका प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है। नगर पालिका कार्यालय के ठीक बगल में ऐसी समस्या हो रही है और अधिकारी मौन है। आखिर जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कौन आगे आएगा? नगर पालिका परिषद बोदरी के इस मामले ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता की उम्मीद है कि इस बार अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे, मलबा हटाएंगे और पानी निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास अधिकृत ऑटो स्टैंड होने के बावजूद ऑटो चालकों का एक बड़ा समूह अलका एवेन्यू रोड पर अनधिकृत रूप से जमावड़ा लगाए हुए हैं। यहाँ न केवल ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है बल्कि स्थानीय लोगों के अनुसार ये ऑटो चालक खुलेआम गांजा पीते हुए देखे जाते हैं, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है। इस अव्यवस्था के कारण किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। राहगीरों, खासकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को इस रास्ते से गुजरते वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रशासन और पुलिस को इस गंभीर समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश के अनुसार इस बार पारंपरिक यानी मैनुअली गिरदावरी की जगह डिजिटल क्रॉप सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से फसल सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है जिससे काम तेज, पारदर्शी और सटीक हो सकेगा। बिलासपुर जिले में इस योजना के तहत 708 ग्राम पंचायतों में से 660 गांवों का चयन डिजिटल सर्वे के लिए किया गया था। यहां लगभग 6 लाख प्रविष्टियां की गई जो अब 100% पूरी कर ली गई हैं। यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जिले के 29 गांव ऐसे रहे जहां तकनीकी त्रुटियों की वजह से डिजिटल सर्वे नहीं हो पाया। इन गांवों में प्रशासन ने पारंपरिक यानी मैनुअल गिरदावरी कराई। इसके साथ ही 47 अन्य गांव भी बचे हुए थे। इन सब को मिलाकर 77 गांवों में मैन्युअली सर्वे किया गया। मैन्युअली गिरदावरी में अब तक 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी काम तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यह भी पूरा कर लिया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार इस बार जो है मैनुअल गिरदावरी के स्थान पर जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से कराया जाने का जो है निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके परिपालन में बिलासपुर जिले में जो है 708 ग्राम में से जो है 660 ग्राम का चयन जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु चयन किया गया था। जहाँ पे जिन हमारे जो टोटल जो खसरे हैं 6 लाख हमको जो है खसरा प्राप्त हुआ था, जिसमें लगभग हमने 100% जो है पूर्ण कर लिया है। जो जहाँ पर जो हमारे यहाँ लगभग 29 ग्राम जहाँ पे टेक्निकल त्रुटि कारण से जो है डिजिटल सर्वे नहीं करा पाए थे, उन गवर्नमेंट में जो है हमने जो है मैनुअल ग्राम कराया, मैनुअल गिरदावरी कराया। उसके अतिरिक्त जो है 47 हमारे जो है और जो विलेज जो बचे हुए थे
ऐसे करके हमारे जो है 77 विलेज का जो है हमने मैनुअल गिरदावरी का कार्य कराया है और अभी तक जो है ये 85% तक जो है पूर्ण हो चुका है। डिजिटल गिरदावरी से किसानों की फसल का सही डेटा तैयार होगा। इससे फसल बीमा, मुआवजा और अन्य योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बिलासपुर जिला प्रशासन ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में बड़ी सफलता हासिल की है। अब उम्मीद की जा रही है कि बचे हुए गांवों का काम पूरा होते ही जिले में फसल सर्वेक्षण पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा और किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।